हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल दैट इज लीगल जस्टिस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के सेक्शन 10 की। सेक्शन 10 जो कि कहता है स्टे ऑफ स्यूट के बारे में। स्टे ऑफ स्यूट यानी कि वाद को रोक दिया जाना। और ये स्टे ऑफ स्यूट एक डॉक्ट्राइन पे आधारित है जिसका नाम है रेस सब जुडाइज। तो चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग समझते हैं सेक्शन 10 को। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 10 की कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के। सेक्शन 10 कहता है स्टे ऑफ स्यूट के बारे में, यानी वाद का रोक दिया जाने के बारे में। ये स्टे ऑफ स्यूट एक लीगल डॉक्ट्राइन पे बेस है। उस लीगल डॉक्ट्राइन का नाम है रेस सब जुडाइज। रेस सब जुडाइज दो वर्ड से मिल करके बना है। रेस का मतलब होता है मैटर या मामला, और सब जुडाइज का मतलब होता है पेंडिंग या अपूर्ण। तो इन दोनों को जब मिला देते हैं तो बनता है सब्जेक्ट मैटर पेंडिंग, यानी ऐसे वाद जिनका निर्णय अभी नहीं हुआ। अब ये रेस सब जुडाइज हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल को लेकर के पहले समझते हैं और फिर अपने बेयर एक्ट की तरफ चलेंगे। सपोज दो पार्टीज हैं, दो पक्षकार हैं, जिसमें से एक का नाम है पी और दूसरे का नाम है डी। पी रहता है पुणे में और डी रहता है दिल्ली में। इन दोनों के बीच में एक संपत्ति को लेकर के वाद चल रहा है। एक अचल संपत्ति को लेकर के वाद चल रहा है, और वाद ये चल रहा है कि इस संपत्ति के ऊपर किसका अधिकार है, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ टाइटल का वाद चल रहा है। तो पी ने सिविल कोर्ट में पुणे के इस वाद को दाखिल कर दिया, इस मुकदमे को लिखा दिया और दाखिल कर दिया, जिसका ट्रायल पुणे में चल रहा है। पुणे के सिविल कोर्ट में जिसका ट्रायल चल रहा है, काफी दिनों तक की वो ट्रायल चल ही रहा है, अभी उसमें कोई भी निर्णय नहीं आया है। डी उसी जगह पे बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कहता है कि यार अब ऐसा है, हम अलग अपने कहीं कोर्ट में, दूसरी कोर्ट में हम इसी वाद को इसी पार्टीज के साथ में लेकर के जाएंगे विद द सेम इशू। तो डी जो है दिल्ली में सेम इशू, सेम पार्टीज और सेम कोर्ट, या फिर कोई और कोर्ट जो हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट, वो कहीं लेकर के चला जाता है और वो सेम सब्जेक्ट मैटर पे वाद को दाखिल कर देता है। सोचता है कि यार अब उस कोर्ट में मेरा निवारण नहीं हुआ है, अब हम दूसरे कोर्ट चलेंगे, दूसरे में निर्णय होगा, देखा जाएगा, वहाँ वाली कोर्ट अच्छी नहीं है। तो करा क्या जाएगा, जो पहला सूट है, जो फर्स्ट सूट है, प्रीवियस सूट, जो पहला मुकदमा है, वो वैसे ही चलेगा, लेकिन जो दूसरा मुकदमा इसने करा है उस मुकदमे को रोक दिया जाएगा। और यही सेक्शन 10 कहता है। यानी कि सेक्शन 10 यही कह रहा है कि जो पहले वाला मुकदमा है वो चलेगा, लेकिन दूसरा वाला जो सेम पार्टीज सेम इश्यूज के लिए आप आए हैं दूसरी कोर्ट में, तो वो वाला मुकदमा रोक दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर के पास दवा फायदा नहीं करी है तो दूसरे डॉक्टर के पास तुरंत चले जाएं, ये यहाँ कोर्ट में नहीं होगा। तो रेस सब जुडाइस इस डॉक्ट्रिन को होल्ड करती है और इस कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट्स को, इस उल्लंघन को रोकती है। सेक्शन 10 कहता है बेयर एक्ट का, स्टे ऑफ सूट, नो कोर्ट शैल प्रोसीड with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title, where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed, or in any court beyond the limit of India established or continued by the central government and having like jurisdiction or before the Supreme Court। इस सेक्शन को हम लोग इसके आवश्यक तत्व यानी कि एसेंशियल एलिमेंट्स के द्वारा समझते हैं। सेक्शन 10 का फर्स्ट बेसिक एलिमेंट है, आवश्यक तत्व है, प्लांटिफ मस्ट हैव फाइल्ड 2 suits, one of which previously instituted and other subsequently in issue। यानी कि जो वादी है वो 2 मुकदमे दायर करे हो,
पहला जो फर्स्ट जो प्रीवियस चल रहा था, और दूसरा जो उसने नया किसी और कोर्ट में या सेम कोर्ट में दाखिल करा हो। दूसरा पॉइंट कहता है इन बोथ सूट सब्जेक्ट मैटर शुड बी सेम वेदर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू। जो दोनों मुकदमे हैं उसके दोनों मुकदमे में जो वाद है वो दोनों सेम होना चाहिए। सेम का मतलब जो प्रॉपर्टी के बारे में, जो टाइटल के बारे में पहले वाद चल रहा था, उसी प्रॉपर्टी उसी टाइटल को लेकर के दूसरा भी मुकदमा उसने दायर कर दिया विद द सेम पार्टीज। तो यही हमारा तीसरा पॉइंट है, यानी पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बी सेम, यानी कि जो पक्षकार हैं या उनके प्रतिनिधि दोनों मुकदमे में सेम होना चाहिए, दोनों मुकदमे में वही होने चाहिए। चौथा पॉइंट कहता है प्रायर सूट मस्ट बी पेंडिंग। जो पहले का वाद चल रहा है वो किसी ना किसी कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए, जिस कोर्ट में उसने वाद को दाखिल करा था प्लांटिफ ने, यानी वादी ने जिस मुकदमे को किसी कोर्ट में दाखिल करा था पहले वाला, वो पेंडिंग चल रहा हो, उस पर निर्णय ना आया हो, सिर्फ ट्रायल चल रहा हो। कहाँ कोर्ट में? कहीं पे भी, इंडिया में कहीं पे भी कोर्ट में, कोई भी कोर्ट में दाखिल करे हो, या इंडिया के आउटसाइड दाखिल करे हो, आउटसाइड कोर्ट में दाखिल करे हो, लेकिन वो आउटसाइड कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न करना चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न हो रहा हो। तीसरा, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे हो। तो अगर ऐसे पॉइंट्स अगर हमको मिलते हैं तो वो रेस सब जुडाइस को होल्ड करेगा और वो दूसरी सूट को स्टे कर देगा। लेकिन इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि वो सूट के ट्रायल को रोकता है, ना कि सूट के इंस्टीट्यूशन को रोकता है, मुकदमे को दायर करने से नहीं रोकता। इस सेक्शन को और भी बेहतर समझने के लिए हम दो केसेस का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला केस है फूलचंद मोतीलाल वर्सेस मनोहर लाल 1973, और दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज वर्सेस सी परमेश्वरा 2005। इन दोनों केसेस में सेक्शन एप्लीकेबिलिटी टेस्ट के बारे में बताया गया है कि धारा की प्रयोज्यता का परीक्षण कैसे करा जाए। तो इसमें बताया गया है कि अगर दो सूट चल रहे हैं और उन दो सूट में से जो पहली सूट है उसका अगर डिसीजन आ गया है, तो क्या जो दूसरी सूट थी जो इन्होंने दाखिल करी थी, जो दायर करी थी, इंस्टीट्यूट करी थी, तो क्या उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा? तो था कि यस, उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा और उसको रेस जुडिकाटा अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी बार्ड कर देगी, उसको रोक देगी। दूसरे में बताया कि ये जो रेस सब जुडाइस का सिद्धांत है ये सिर्फ ट्रायल को बार्ड करता है, ट्रायल को रोकता है, उसकी कार्रवाइयों को रोकता है, ना कि उसके इंस्टीट्यूशन को रोकता है। जैसे कि हमने आपको बताया अभी, दाखिल आप कर सकते हैं, मुकदमा दाखिल कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर ट्रायल नहीं चलेगी कोई, ये ट्रायल को रोकता है बेसिकली। तीसरी चीज़ ये है कि रेस सब जुडाइस सिर्फ सिविल नेचर के केसेस में ही अप्लाई होता है, क्रिमिनल नेचर में अप्लाई नहीं होता है। यही दो तीन चीज़ें इन दोनों केसेस में कही गई थी। इसमें एक चीज़ नोट करिएगा, जो इनहेरेंट पावर सेक्शन 151 में है, जो सीपीसी के अंतर्रहित शक्तियां हैं, तो उसमें बताया गया है सेक्शन 10 को लेकर के कि कोर्ट कैन नॉट इवोक इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 151 टू प्रोसीड विद द ट्रायल इन सब्सिक्वेंट सूट, इट मे इंस्टीट्यूट द सूट। यानी कि अगर कोई दो वाद चल रहे हैं, एक पहले चल रहा है और एक दूसरा फ्रेश डाला गया है, लेकिन विद द सेम पार्टी इसके बीच में और विद द सेम इश्यूज, तो कोर्ट के पास इतनी क्षमता नहीं, इतनी शक्ति नहीं है कि वो दूसरे वाले सूट को इंटरटेन करे और उसके ऊपर ट्रायल चला दे। वो हाँ, कुछ इंटरिम ऑर्डर्स दे सकती है, लेकिन उसके ऊपर ट्रायल नहीं चला सकती है, लेकिन इंस्टीट्यूट कर सकती है, उसको दाखिल करा सकती है, लेकिन उसके ऊपर ट्रायल नहीं चलेगा। अब सेक्शन 10 की जो इम्पोर्टेंस है, वो एक केस हुआ था पीवी शेट्टी वर्सेस बीएस गिरधर एयर 1982। इस केस में बताया गया था कि सेक्शन 10 को क्यों लाया गया है और क्या इम्पोर्टेंस है सेक्शन 10 का। तो दो बातें इसमें बताई गई थी। पहली बात, कन्फाइन द प्लांटिफ टू वन लिटिगेशन, यानी
वादी को एक से ज़्यादा मुकदमा करने से प्रतिबंध करने का। दूसरी बात कही गई है, प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्डिक्ट ऑफ सेम नेचर, यानी दो समानता वादों के बीच असंगत निर्णय को रोकने के लिए। तो ये दो बातें इस केस में कही गई है। बाकी एक केस हुआ था शियोपत रवि वर्सेस वारकचंद एयर 1919 का। इसमें बताया गया था कि अगर कोई दो सूट दाखिल हुई है, सूट 1 और सूट 2, यानी कि एक प्रीवियस है और सब्सटेंशियली एक दूसरी सूट है, विद द सेम नेचर, विद द सेम पार्टीज, विद द सेम इश्यूज दाखिल कर दी गई है, तो अगर पहली सूट में कोई डिक्री पास हो जाती है तो क्या दूसरी सूट उस डिक्री को नलिफाई कर देगी, उस डिक्री को अमान्य कर देगी? तो ऐसा नहीं है। इस केस में कहा गया है अगर कोई डिक्री पास हो गई है तो वो अमान्य नहीं घोषित होगी, वो नलिफाई नहीं करी जाएगी। सेक्शन 10 के दो इंपॉर्टेंस हैं। सबसे पहला है टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ डबल एडजुडिकेशन, यानी दोहरे न्यायिक निर्णय की प्रक्रिया को रोकना, और दूसरा है फेयर डिसीजन या फेयर जस्टिस, निष्पक्ष न्याय, तो जिसमें नेचुरल जस्टिस का वायलेशन ना हो। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो इस तरह सेक्शन 10 की दो इम्पोर्टेंस हैं। सेक्शन 10 को दो इम्पोर्टेंस की वजह इस तरह सेक्शन 10 के दो इम्पोर्टेंस हैं। सबसे पहला है टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ डबल एडजुडिकेशन, यानी दोहरे न्यायिक निर्णय की प्रक्रिया को रोकना, और दूसरा है फेयर डिसीजन या फेयर जस्टिस, निष्पक्ष न्याय, तो जिसमें नेचुरल जस्टिस का वायलेशन ना हो। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।